शेरशाह सूरी है ना। देखो शेरशाह सूरी को समझने के लिए शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व को समझना। शेरशाह सूरी वो व्यक्ति था जिसके पिता जौनपुर में एक छोटे से सरदार थे। उसके पिताजी की उसकी माता के साथ नहीं बनती थी क्योंकि उसने दूसरी शादी कर ली। तो जीवन बहुत अभाव में निकला उस व्यक्ति का। डॉक्टर कानूनगो है फेमस हिस्टोरियन, उन्होंने शेरशाह सूरी को लेके बहुत काम किए। तो उनकी जन्म की तिथि को लेके विवाद है। कुछ लोग तो कहते हैं 1472 में जन्म हुआ, कुछ कहते हैं 1486 में हुआ। 1486 वाला मत सर्वे माने, लेकिन 1486 को भी अगर अपन ठीक माने तो 1540 में कन्नौज के युद्ध के बाद वो दिल्ली के सिंहासन पर जब वो व्यक्ति बैठता है तो उस समय उसकी आयु 56 साल थी। एक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन संघर्ष किया हो, जिसका जीवन अभावों से बीता हो, और उस व्यक्ति की प्रशासनिक व्यवस्था हमेशा कसावट वाली होगी। क्योंकि अगर एक सामान्य व्यक्ति सुल्तान के पद तक पहुंचता है तो उसका व्यक्तित्व ऐसा होगा, बहुत मजबूत होगा, उसने बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम किया होगा और उसको बहुत मेहनत करने की आदत रही होगी। और उसके सामने हुमायूं था जो बाबर का बेटा था, जिसके पिता ने इतना संघर्ष किया। तो हुमायूं क्या है, हर काम को लेट लतीफ तरीके से करता। तो हुमायूं को हरा के भारत से रवाना कर देगा, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना करेगा। ये तो करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा, शेरशाह सूरी को उसके सैनिक अभियानों की बजाय ज्यादा जाना जाता है प्रशासनिक सुधारों के लिए। क्योंकि बड़ा युद्ध तो दो तो उन्होंने शेरशाह सूरी से लड़े, 1539 में चौसा का, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का, फिर 1544 में जो मालदेव थे जोधपुर के शक्तिशाली राजा थे उनसे युद्ध लड़ा। तो युद्ध बड़े तो तीन ही लड़े, लेकिन उसने प्रशासनिक व्यवस्था इतनी शानदार कायम की कि उस प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर अकबर ने, जो अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, तो अकबर को जोर नहीं आया। तो एक तो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत शानदार थी, एक सड़कें और सराय बनाई, जो जीटी रोड है ना, जीटी रोड शेरशाह सूरी की बनाई, वो व्यापार सराय बनाई 1700, ठीक है, सराय छोटी छोटी सैनिक चौकियां थी, बाजार का काम करते। एक मुद्रा संबंधी सुधार किए, नए तांबे का दाम लेके आए और चांदी का सिक्का लेके आया। तो अंग्रेज जब तक भारत में आए तब तक वो सिक्का चलता रहा। और फिर स्थापत्य में सासाराम बिहार में खुद का मकबरा बनाया, जिसको ताजमहल के बराबर सुंदर माना गया। ठीक है, ये सारे काम किए। करो शुरू लिखना, शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट फिगर है बिल्कुल। शेरशाह सूरी और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी एवं द्वितीय, प्रथम कौन सा था, लोधियों वाला था वे, लोधी अफगानिस्तान से आए थे। देखो जन्म हुआ 1486 में, बचपन का नाम था फरीद। लेकिन बिहार में एक सरदार थे, उनका नाम था बहार खान लोहानी, जिन्होंने बाद में मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर ली थी। बहार खान लोहानी, ऐसा कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने एक शेर को मार दिया था, तो फरीद का नाम हो गया शेरशाह। पर इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, शेरशाह सूरी कैसे अमीर बना। दो तो विधवाओं से उसने शादी की और दो विधवाओं से उसने धन लिया, मतलब चार विधवाओं की संपत्ति लिए बैठा था। देखते जाना, इस बहार खान लोहानी की 1530 में मृत्यु हो गई, तो इसकी विधवा थी, उससे उसने शादी कर बिहार का स्वामी बन गया, अब बिहार का राजा बन गया। और इस विधवा का नाम था दूदू बेगम, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। बिहार का स्वामी ये बन गया, क्योंकि ये चुनार की बहार खान लोहानी की सेवा कर रहा था, वो समय ऐसा था। तो पहले तो बिहार का स्वामी बना, बाद में क्या हुआ कि 1532 में इसने क्या किया, एक गंगा के किनारे महत्वपूर्ण किला है चुनार का किला। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो ये चुनार का किला आज के यूपी के मिर्जापुर जिले में है। यहाँ एक और विधवा थी,
लाड मलिका, उनसे शादी कर ली और दोनों ने इसको 7-7 मन सोना दिया, ठीक है। और वो सोना इसके कहाँ काम आया, इसने पूर्वी बिहार में बहुत बड़ी सेना कर ली। जिसके पास धन होगा, कि आज विश्व में सैन्य शक्ति के लिहाज से ताकतवर देश कौन से, जो अमीर देश है वही ताकतवर है, वही होंगे। तो इस समय जो अमीर होता था वो कितनी भी बड़ी सेना खड़ी कर लेता था। तो फिर चुनार का किला वहां की विधवा थी लाड मलिका से जीत लिया, लाड मलिका से विवाह कर लिया। अब ये चुनार का किला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गंगा के किनारे बना हुआ है, गंगा नदी के एकदम बीचों बीच, और ये बहुत मजबूत किला है। इसको एक तरीके से पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार मान सकते हैं। इस समय जब हुमायूं ने अपना जीवन शुरू किया था, ये व्यक्ति पूर्वी बिहार में शक्तिशाली होता जा रहा था। दो विधवाएं और थी, एक तो फतेह मलिका थी, एक गोहर गोसाई थी। उनसे भी इसने जैसे शादी कर ली और उनसे भी खूब सारा धन ले लिया। तो ऐसे करते करते ये शक्तिशाली हो गया। अब यहाँ इसने क्या किया, इस समय बंगाल का शक्तिशाली राजा था नुसरत शाह। तो 1532 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी, उसमें सूरजगढ़ की लड़ाई, और इसमें किसको हराया, बंगाल के शासक नुसरत शाह को। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। और फिर, और ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट युद्ध अब नंबर आएगा 1539 और 1540। यहां होगा चौसा का युद्ध, चौसा या बिलग्राम, चौसा का युद्ध होगा यहाँ कन्नौज या बिलग्राम, है ना, बिलग्राम गांव था। और इन दोनों में किसको हरा देगा, इन दोनों युद्धों में किसको हराएगा, हुमायूं को हराएगा। हुमायूं को हरा के क्या करेगा, आगरा में अपनी ताजपोशी करवाएगा, दिल्ली में नहीं, आगरा में। तो एक तो ये चौसा और कन्नौज या बिलग्राम वाले दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब क्या करेगा, अब शासन की स्थापना हो जाएगी, 1540 में राजा बन जाएगा, और 1540 में ये द्वितीय अफगान साम्राज्य की इसने स्थापना कर ली। अब वो छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ेगा, छोटी एक तो लड़ाई होगी रायसीन, है भोपाल के आसपास, है ना, मध्य प्रदेश में। और रायसीन का शासक कौन होगा, पूर्णमल। और पूर्णमल को ये धोखे से मार डालेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से शेरशाह के जीवन पे कलंक है। क्या किया, रायसीन का छोटा सा राज्य था, यहाँ का शासक था पूर्णमल राजपूत, ये सलदी तंवर का बेटा था। इसके साथ समझौता कर लेगा, दुर्ग से जब बाहर आएगा पूरे परिवार के साथ, तो रात को इसको काट डालेगा पूरे परिवार सहित। और ये घटनाक्रम कब हुआ, 1543 में। थोड़ा सा अगर इंपॉर्टेंट सोचो तो इसको, ये रायसीन है, भोपाल मध्य प्रदेश के पास में, ठीक है। अब 1544 में किसका नंबर लेगा, 1544 में कौन सा युद्ध होगा, गिरी सुमेल का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट। 1544 में गिरी सुमेल, ये जैतारण का युद्ध भी कह देते हैं, क्योंकि ये पाली में है ना, जैतारण पाली। ये गांव है गिरी सुमेल, दो गांव है, उनके पास जैतारण के पास की घाटी है, वहां ये युद्ध हुआ था, देख लेना। इनके सामने कौन है, सामने होगा मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ 1531 में मारवाड़ का शासक बनता है। और ये इतना शक्तिशाली शासक था कि इसने आसपास वाले सारे राज्यों को हरा दिया। बीकानेर का कल्याणमल भाग के कहाँ आ गया, शेरशाह सूरी के दरबार में आ गया।
और आसपास के सारे राजपूत राज्यों से मालदेव ने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते सबसे संबंध खराब कर लिए। जब सबसे संबंध खराब हो गए तो इन दोनों की लड़ाई होनी तय हो गई, और जब लड़ाई हुई तो इतनी भयंकर लड़ाई हुई, बस कमी ये रहेगी, मालदेव की सेना 50,000 की थी, लेकिन मालदेव के पास प्रॉपर तोपखाना नहीं, और उसके पास शेरशाह सूरी के पास प्रॉपर तोपखाना था, हरा देगा, कठिनाई से हराएगा, और दो सेना नायक जैता और कुप्पा लड़ते हुए मारे जाएंगे। ठीक है, मालदेव राठौड़ को हराएगा। एक लाइन और लड़ना। मालदेव की विस्तारवादी नीति के कारण राजस्थान के अन्य सभी राजपूत शासक, मालदेव की विस्तारवादी नीति के कारण अन्य सभी राजपूत शासक मालदेव से नाराज थे, क्योंकि बीकानेर के ही अपने राठौड़ भाइयों को नहीं छोड़ा। ये जोधपुर बीकानेर राठौड़, बीकानेर वाले राठौड़ तो रिश्तेदार है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस युद्ध के लिए मालदेव, इसकी शेरशाह सूरी की प्रसिद्ध ये उक्ति है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि राजस्थान में कुछ भी नहीं होता था, और इस युद्ध में मालदेव की हार तो होनी थी। इसको थोड़े व्यापक नजरिए से ऐसे समझो कि एक व्यक्ति जो गंगा यमुना के उपजाऊ दोआब में बैठा हुआ है, और उसका युद्ध किससे हो रहा है? अभाव वाले प्रदेश के राजा से। तो दोनों का कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला नहीं था। वो कितनी भी बड़ी, उस समय बाड़े के अफगानों को और मंगोलों को सेना में भर्ती करना बहुत आसान काम था। जिसके पास पैसे होते थे वो बहुत बड़ी सेना खड़ी कर लेता था। मालदेव को हरा दिया। और दो सेना नायक कौन कौन थे? जैता और कुपा। ठीक है, अब क्या करेगा? आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले एरिया में एक कालिंजर, 1544 कालिंजर अभियान। अब कालिंजर का राजा था किरत सिंह। किरत सिंह पर जब ये आक्रमण करेगा तो इसी समय ये क्या करेगा? किले की दीवार के पास बारूद इकट्ठा किया हुआ होता है। तो एक अस्त्र था जिसको उक्का बोलते हैं, जैसे मतलब किले की दीवार को उड़ाने के लिए। तो नीचे बारूद जब इकट्ठा हुआ तो गलती से उसमें आग लग गई। आग लगने से शेरशाह सूरी झुलस गया, और झुलसने से यहाँ शेरशाह सूरी की मौत हो जाएगी। ठीक है, आक्रमण करेगा तो यहाँ शेरशाह सूरी की मृत्यु। कुछ लोग ये ऐसे कहते हैं कि किरत सिंह ने पकड़ के मार डाला, या कैसे मारा वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसका प्रशासन कैसा था, इसके मुद्रा संबंधी सुधार कैसे थे, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब शेरशाह सूरी के बाद शासक कौन बनेगा? इसका बेटा बनेगा इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी के बाद शासन करेगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह का समय क्या है? 1545 से लेकर 1554 तक। और इसका सारा का सारा समय इसका भाई था, सगा भाई, उससे युद्ध लड़ने में जाया चला जाएगा। और अकबर आएगा। अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध में अफगानों को पराजित करेगा। हेमू जो सिकंदर आदिल शाह सूर, जो इसी का शेरशाह सूरी का भतीजा था, सिकंदर आदिल शाह सूर, उसके सेनापति को हरा के और अकबर यहाँ मुगल साम्राज्य की प्रॉपर तरीके से स्थापना कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं शेरशाह सूरी का जो भारतीय इतिहास में क्या क्या योगदान है। देखो, शेरशाह सूरी का योगदान, एक एक चीज पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा, कॉपी को वैसे कर लो, है ना। शेरशाह सूरी का बड़ा योगदान ये था कि वो व्यवस्था में सुधारक था, व्यवस्था का प्रवर्तक नहीं था।
जो सल्तनत वाली पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें उसने कुछ सुधार की, नई कोई व्यवस्था लागू नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि केवल 5 साल शासन किया और उस 5 साल में भी वो लगातार युद्ध करता रहा। तो एक तो पहली बात ये कि नई व्यवस्था का प्रवर्तक नहीं, केवल व्यवस्था सुधारक था। ठीक है, अब व्यवस्था कहाँ कहाँ सुधारेगा देखो। एक तो पहले नंबर पे तो आ जाएगी प्रशासनिक व्यवस्था। 2 नंबर पर आएगी राजस्व व्यवस्था। 3 नंबर पर आएंगी सड़कें व सराय, इसने सड़कें बनवाई थी। 4 पे आ जाएगा मुद्रा संबंधी सुधार। और 5 में आ जाएगा कला व साहित्य। ये है पढ़ने वाली बात। देखो, देखते जाना। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया? सबसे ऊपर कौन होता था? सुल्तान। सुल्तान को केंद्रीय स्थान प्राप्त था। सुल्तान के नीचे 4 विभाग थे। पहला दीवाने वजारत, जैसा पहले था वैसे ही। दीवाने अर्ज, लेकिन दीवाने अर्ज में इसने क्या परिवर्तन किया? इस दीवाने अर्ज का जो मुखिया होता था वो आरिज ए मुमालिक होता था। इस आरिज ए मुमालिक को सेना को वेतन देना और भर्ती करने का अधिकार नहीं था। ये शेरशाह सूरी खुद देखता था। ठीक है, फिर तीसरा आ जाएगा दीवाने रसालात, धार्मिक विभाग। और चौथा दीवाने। ये व्यवस्था तो एज इट इज रखी, लेकिन अब जो बड़ा काम किया उसने ये किया भी प्रांत का आगे विभाजन किसमें करेगा शेरशाह सूरी? सरकारों में करेगा। और वो जो सरकार उसने टोटल सरकार जिले के जैसी व्यवस्था थी, 47 सरकार बनाई थी अलग से जिलों जैसी। मतलब उसके कब्जे में लगभग पूरा उत्तर भारत था, आज के सिंध से लेके राजस्थान लेके और ठेठ इधर तक बंगाल तक। बंगाल के नुसरत शाह को हरा दिया था। और ऊपर में पंजाब से लेके नीचे तक बुंदेलखंड था, बुंदेलखंड वाले को तो हराते हुए मरा था। उसने क्या किया कि प्रांतों की व्यवस्था बहुत सुंदर करी। तो देखो, प्रांतीय शासन, भाई ये तो केंद्रीय प्रशासन हो गया, अब प्रांतीय शासन आएगा। प्रांतीय शासन कैसे कर रहा था? पूरे साम्राज्य को किसमें बांटा? पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा। और सरकार आज के जिले जैसी थी, जिलों में बांटा। और यहाँ के अधिकारी किसको बनाए? वो ही सेम सैनिक कार्यों के लिए कौन बनाया? सिकदार ए सिकदारान। और राजस्व वसूली के लिए बोलो, मुंशी पे मुंसीफान। तो यही सिकदार ए सिकदारान, जो पिछला पढ़ के नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए फिर कोई समझ नहीं आई, नींद आएगी फिर तुम। सही कह रहा हूं ना दाढ़ी वाले बाबा? इतना मुश्किल नहीं है बहुत। हम्म
ठीक है, पुलिस वाला हूं, तुम्हारे अंदर क्या चलता है मुझे 2 मिनट में पता चल जाता है, कौन सो रहा है, कौन चोरी कर रहा है। ठीक है, चलो देखो आगे। इसका प्रांतीय शासन इंपॉर्टेंट है। अगर प्रशासन पूछे, सारा आपने लिख दिया, प्रांतीय शासन नहीं लिखा तो बात खराब हो जाएगी। चाहे ऐसा ही हो, चाहे आरएएस मेंस हो, चाहे आईएएस हो। समझ गए मुद्दे की बात ये। अब प्रांत से नीचे क्या हो गया, फिर प्रांत से नीचे हो गया सरकार, और सरकार से नीचे परगने। परगनों की व्यवस्था कैसी होती थी, देखो परगना जो होता था, परगने में सेम यही, सरकार से नीचे परगना हो गया तहसील जैसा, तो सेम यही कर दिया इसने। एक तो सिकदार ले आया, ये तो सैनिक व्यवस्था संभालता था, दूसरा मुंसिफ ले आया, और फिर मुंशी जो छोटे कर्मचारी होते थे, मुंशी और कारकुन, ये लेन देन का हिसाब रखते थे, मुंशी और कारकुन। ठीक है, और परगने से नीचे हो गए गांव, और गांव के मुखिया कौन थे मध्यकाल में, खुद मुकद्दम और चौधरी, वो जिनके अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कम किए थे ना, खुद मुकद्दम और चौधरी के। बर्नी लिखता है कि कोई भी हिंदू जमींदार इस स्थिति में नहीं रहा कि वो घोड़े पे चढ़ के घूम के या पान खास के। इसने देखो नया काम क्या किया, शेरशाह सूरी की एक जितने भी समझदार शासक होंगे ना, वो अपने साम्राज्य में कानून व्यवस्था एकदम जोरदार रखेंगे। इसका स्पेशल ऑर्डर था कि व्यापारियों को कोई तंग नहीं करेगा, सेम जैसा व्यापारियों को तंग नहीं करने के लिए इसने ये कहा कि अगर किसी गांव में चोरी होती है तो उस गांव का खुद मुकद्दम या चौधरी या तो उस चोर को पकड़वाए, उस चोर को नहीं पकड़वाया तो वो वसूली उससे की जाएगी। तो एक परिवर्तन ये था। गांव का शासन कैसे चलता था, गांव पूरा सल्तनत काल, पूरा मुगल काल, याद रखना, गांव का मुखिया खुद उसको मुकद्दम कह देते थे या चौधरी भी कह देते थे। गांव का खुद मुकद्दम और चौधरी। इसमें एक लाइन जोड़ लेना, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव के मुखिया को अधिकृत और जिम्मेदार बनाया गया। अधिकृत और जिम्मेदार बनाया गया। ठीक है, तो इस सारी प्रशासनिक व्यवस्था में अगर देखो तो यही बात थी कि इसने कानून व्यवस्था की बहाली बहुत जोरदार तरीके से करी है ना। पूरा प्रशासनिक तंत्र इस तरीके से किया कि इसने क्या किया, कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात पर बल दिया। और इसका एग्जाम्पल, इसकी जीवनी तारीख है शेरशाही कौन लिखता है, अब्बास खां सरवानी। और अब्बास खां सरवानी एक लाइन लिख के गया है कि शेरशाह सूरी के शासन काल में कोई बुजुर्ग महिला भी सोने के आभूषणों से भरी हुई टोकरी लेके गुजरती थी तो किसी चोर उचक्के की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके नजदीक भी आ जाए। क्यों, क्योंकि उनको पता था शेरशाह सूरी ढूंढ लेगा और ढूंढ के तुम्हें सीधा जन्नत में भेजेगा। इसलिए लिखो, ये कानून व्यवस्था इंपॉर्टेंट है ना, लिखना। अच्छी कानून व्यवस्था का दृष्टांत अब्बास खां सरवानी देता है, अब्बास खां सरवानी देता है, जिसमें वो कहता है कि वो कहता है कि यदि कोई बुजुर्ग महिला भी, आगे डैश 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 कर देना, याद रह जाएगा। अब बताओ, तुम अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ, अच्छा शासक था या नहीं था। अच्छा शासक कौन होता है, वो जीवन भर जो युद्ध लड़ती रहे, प्रजा रोती रहे, फसलें बर्बाद होती रहे, वो अच्छा होता है, या प्रजा के कल्याण की जो सोचता है वो अच्छा होता है। इसने प्रजा के कल्याण के लिए, इसके समय में कानून व्यवस्था बहुत जोरदार थी, व्यापारी आराम से दूर दूर से व्यापार करते थे।
ठीक है। और जितने भी समझदार शासक होंगे वो कानून व्यवस्था की स्थिति पर बहुत ध्यान देंगे। वो पहला काम यही करेंगे कि चोर डाकुओं का सफाया करो। और आप देख लेना, दुनिया में जो जो देश आतंकवाद से ज्यादा ग्रसित है उनका व्यापार वाणिज्य चौपट है, क्योंकि सारी शक्ति किस में लग जाती है? सारी की सारी शक्ति तो उस अशांति को दबाने में लग जाती है। ये अपना जो नक्सलवाद से ग्रसित एरिया है या जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? इसी वजह से नहीं हो पाया, सारी ताकत तो उसी में लगी रह जाती। पाकिस्तान का निर्यात तगड़ा है क्या? कहाँ से होगा? उसका सारा जोर तो इसी में लग गया है ना। उसने पैदा तो किए थे आतंकवादी दूसरों को खराब करने के लिए, अब वो उसी की सेना को मारते हैं, उसी की सेना के दुश्मन। और सेना, पाकिस्तान की सेना वहां के जो राजनीतिक मुखिया हैं उनकी दुश्मन है। जब इमरान खान को घसीट के लेके गए थे ना पिछले साल, देखा था क्या? तो ये बात है। तो जो भी समझदार शासक होगा वो कानून व्यवस्था अच्छी रखेगा, चोर डाकुओं को कंट्रोल में करेगा। ये अब आओ, ये तो हो गई प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान किसको प्राप्त था? सुल्तान को था। बाकी वही सारी चीजें दीवाने अर्ज में ये चेंज कर दिया कि सेना की भर्ती और वेतन देने का काम खुद करता था। ठीक है। अब देखो, अब सेना में साथ में ये भी आ जाएगा कि वो दाग और हुलिया प्रथा का भी ध्यान रखता था। अब राजस्व व्यवस्था में क्या करेगा? बहुत समझदार व्यक्ति था, इसने सारे टैक्स खत्म करवा दिए। और इसके समय में देखो, इधर देखो, इतनी जोरदार व्यवस्था थी। भूमि का तो इसने नाप करवाया, नाप करवा के टैक्स, मतलब उससे बुरा राजस्व लिया। मान लो इसके पास 50 बीघा जमीन है और दाढ़ी वाले बाबा के पास 500 बीघा है, दोनों से एक जैसा अगर कर वसूल करें तो अच्छी बात है क्या? इसके पास तो अगली बार नई खेती जोतने के लिए छोड़ के भाग जाएगा अगली बार। तो किसान अगर जमीन छोड़ के भागे तो अच्छी बात है क्या? पुराने समय में राज्य को कैसे आय होती थी? राजस्व से होती थी। तो एक तो नाप के आधार पर भूमि का नाप करवा के भूमि कर वसूल किया। ये एक भूमि कर कुल आय का 1/3 वसूल किया, जबकि लगभग मुगलों ने 1/2 या 50% वसूल किए। तो कम करेगा तो किसान की हिम्मत होगी ना, अड़ोसी पड़ोसी की भी ठेके पर ले ले। कृषि का विस्तार होगा, कृषि का विस्तार होगा तो व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। दूसरा, इसकी इतनी जोरदार व्यवस्था थी कि जो सामान आएगा उस पर 2 जगह ही टैक्स लगेगा। एक तो चुंगी कर वो जहां से चलेगा, और दूसरा जब वो उसकी बिक्री होगी तो बिक्री कर लगेगा। देखो कितनी जोरदार व्यवस्था। ठीक है ना। तो राजस्व में क्या किया? भूमि के नाप के आधार पर कर वसूली, भूमि के नाप के आधार पर भू राजस्व की वसूली। किसान से 2 कर और लेता था, जरीबाना और महासिलाना। ये क्या होते हैं भाई? खेती करता है, तुम में से कोई जरीब जानता है क्या? अब तो पटवारियों के पास वो आ गए जिसमें डिजिटल मशीनें आ गई। अब तो पटवारियों के पास जरीब से वो नापते थे, जो मतलब बांस की खपचियां आपस में जुड़ी हुई होती थी, है ना। लोहे की जरीब कंप्लीट। जो पुराने समय में जो जरीब होती थी वो बांस की होती थी। मैंने तो थाने में आके देखा, जब जमीन का विवाद होता, पटवारी के पास गए तो वो अक्षांश देशांतर के छोटे टुकड़े करके उससे नाप रहा था। तो उसको, वो जो भूमि का सर्वेक्षण शुल्क होता था ना, उसको जरीमाना और महासिलाना कहते थे। ये ध्यान रखना, भूमि का सर्वेक्षण शुल्क। ये बात, जरीमाना, और क्योंकि जरीब से नाप का और महासिलाना हो गया सर्वेक्षण। ये नपाई का, जमीन की नपाई का हो गया, और ये सर्वेक्षण का हो गया। और नया जरीब, गजे सिकंदर, ये जरीब वाली व्यवस्था सिकंदर लोदी ही करके गया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने शुरू किया था गजे सिकंदरी। उसी ने वो, क्योंकि रस्सी छोटी बड़ी हो जाती थी, रस्सी को तो खींच भी ले, ढीला भी छोड़ दे,
लेकिन इसने क्या किया, वो फिर बांस के खपचियों वाली वो बनवा दी थी। तो ये गजे सिकंदरी ही था जो सिकंदर लोदी ने शुरू किया, और जरीब भी उसी ने बनाई थी। देखो दूसरा काम क्या किया इसने, जो देखो तैयार सामान पर केवल 2 स्थान पर ही कर लगाने की व्यवस्था थी। तैयार सामान पर या तैयार माल पर केवल 2 स्थानों पर ही कर लगता था। एक तो बिक्री कर, जब वह वस्तु बिकती थी, और दूसरा राहदारी शुल्क या चुंगी। चुंगी का मतलब समझते हो ना, टोल टैक्स जो रास्ता यूज करेगा। तो 2 टैक्स से क्या फायदा हुआ, बाकी के लिए इतने कठोरता से आदेश जारी कर दिए कि अगर किसी व्यापारी व्यवसायी से दूसरा कर वसूल कर लिया तो मेरे से बुरा मत जानना। इससे फायदा क्या होगा बताओ? इससे फायदा ये होगा, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होगी। मान लो एक राजा का अपने सामंतों पे कंट्रोल नहीं है, हर कोई व्यापारी से टैक्स वसूल रहा है, तो फिर व्यापारी क्या करेगा? बंद कर देगा अपना काम। ये तो जितने समझदार शासक हैं वो भूमि का सर्वेक्षण करते हैं, बुरा राजस्व ठीक तरीके से वैज्ञानिक तरीके से लेते हैं, और व्यापार के जो ये समझ, इसको इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यापार पर लगने वाले अनावश्यक करों को समाप्त कर दिया। ठीक है। अब अगला काम क्या करेगा? अगला काम ये करेगा, देखो सड़कें व सराय बनाएगा, और सड़कों और सराय में इसकी क्या जोरदार व्यवस्था होगी, देखते जाना। अच्छा बताओ, सड़क से क्या फायदा होता है? एक तो व्यापार बढ़ जाएगा, एक साम्राज्य पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। मान लो कोई ऐसा गांव ढाणी है जो बहुत बदमाश है, आदतन बदमाश है, उसमें थाना चौकी खोल दो, उसको सड़क से जोड़ दो, बदमाशी कुछ कम नहीं होगी क्या? हो जाएगी ना अपने आप। तो एक तो कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, और दूसरा व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए। तो सड़कें में, पहले तो सड़कों पर आओ। सड़कें क्यों बनवाई? एक तो व्यापार में वृद्धि के लिए, और दूसरा कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए। अब इसकी 4 सड़कें फेमस हैं, देखते जाना कौन सी है। 4 प्रसिद्ध सड़कें, एक तो जीटी रोड जो है उसी के ऊपर बनी हुई है। देखो मजे की बात, देखो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होती थी, और कहां तक जाती थी? मुल्तान तक, आज के पाकिस्तान में। एक तो ये, दूसरी बनाई बंगाल का जो बुरहानपुर था, बुरहानपुर से कहां तक? आगरा तक। और तीसरी बनवाई आगरा से चित्तौड़ तक। और किस लिए बनवाई? ताकि जो गुजरात का जो समुद्र तटीय एरिया है वहां तक कंट्रोल कर सके, है ना। तीसरी आगरा से चित्तौड़, और चौथी लाहौर से मुल्तान। 5 साल में इतने काम कर दे। ये 4 सड़कें, ये जी ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं ना इसको, पंजाब से होके गुजरती है ना जीटी रोड। ये जोरदार काम था। दूसरा काम इसने क्या किया, इसकी इंपॉर्टेंट है, सराय बनाई। सराय का मतलब समझते हो क्या? धर्मशाला। हर 4-4 कोस के ऊपर इसने धर्मशालाएं बनाई, और पूरी ऐसे साम्राज्य में बना दी 1700 सराय, और प्रत्येक पे एक सेना या अधीक्षक नियुक्त कर दिया। जैसे कोई हॉस्टल या धर्मशाला का कोई वार्डन हो, उसमें क्या व्यवस्था की कि जो भी यात्री आएगा उसको यहाँ उसके घोड़े के लिए
दाना मिलेगा और जो आएगा उसको खाने के लिए खाना मिलेगा, प्लस कुछ उसको पैसे देने पड़ते थे। तो इससे क्या फायदा हुआ, एक तो ये सैनिक चौकी का काम करती थी, यहाँ सिपाही रहते थे। दूसरा ये डाक चौकियों का काम करती थी। शेरशाह सूरी को हर चीज की सूचना बहुत जल्दी मिलती थी, क्योंकि बीच बीच में सराय थी, तो जो भी घुड़सवार संदेश लेके जाएगा उसको जोर नहीं आएगा। सैनिक चौकियों का काम किया, डाक व्यवस्था तेज होगी। चौथा, इनको गांवों के छोटे छोटे बाजार बना दिया, और जब सड़कें होंगी, सराय, इस तरह के बाजार होंगे, तो शहर गांव को कस्बा बनते हुए देर नहीं लगेगी। देखो कितना जोरदार काम किया। इसीलिए जो इसकी जो सराय थी, इसको इतिहासकार क्या कहते हैं, भी ये साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां थी। जिस पर धमनी क्या करती है, शरीर में खून का प्रवाह प्रॉपर रूप से बनाए रखती है, वैसे ही ये सराय धमनियों का काम करती है। तो अगर अब क्या किया इसने, सराय बनवाई। अगला इंपॉर्टेंट क्या काम करेगा, सड़कों के बाद सराय बनाएगा। सराय कितनी होगी, 1700, और प्रत्येक सराय का एक अधीक्षक होगा, जिसको क्या कहेंगे, सेना। अब ये सराय किस किस चीज का काम करेगी, एक तो पुलिस चौकी होगी एक तरीके से, दूसरा ये डाक का काम भी करेंगे, आगे से आगे डाक जाती रहती थी। तीसरा, ये किस चीज का काम करेंगे, तीसरा, इनको छोटे छोटे बाजार के रूप में विकसित कर दिया है ना। और ये इस तरीके से हो गई साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां। सड़कें हो गई पूरे साम्राज्य में, सराय हो गई, तो बताओ कानून व्यवस्था ठीक होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी ना। तो सारा का सारा जोर कानून व्यवस्था ठीक करने पर। अब देखो, अब मुद्रा संबंधी सुधार अलग से पढ़ते हैं ना। मुद्रा संबंधी सुधार क्या किए, मुद्रा संबंधी दो चीजें शुरू करी। एक तो तांबे का दाम, तांबे वाला सिक्का था उसको क्या कहते थे, दाम। ये होता था 380 ग्रेन, ग्रेन वजन है भैया, है ना, जिसमें मेटल का वजन नापा जाता है, 380 ग्रेन है, ग्रेन। और दूसरा, चांदी का रुपया, और ये लगभग आज के रुपये जैसा ही था, ये था 180 ग्रेन का। और ये क्या, ब्रिटिश हिस्टोरियन है स्मिथ, स्मिथ क्या कहता है कि ये भारत में शेरशाह का रुपया, शेरशाह का रुपया भारत में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। और ऐसे ही 33 टकसालें बनवाई उसने सिक्का बनाने के लिए। एक समान मुद्रा व्यवस्था होना किसी भी साम्राज्य में बहुत जरूरी होती है ना। एक समान मुद्रा व्यवस्था होना बहुत जरूरी होती है, नहीं तो सबके अलग अलग अपने अपने सिक्के होंगे, तो लेन देन उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस निर्बाध गति से होना चाहिए। समझ गए। अब आओ देखो, स्मिथ ये कहता है कि शेरशाह सूरी का रुपया, शेरशाह सूरी का रुपया वर्तमान वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। जब इनके बाद मुगल आए, मुगलों के बाद में मुगलों ने भी इस दाम को, चांदी के रुपये को चलने दिया, रोका नहीं, चलता रहा ये।
ब्रिटिशर्स आए तो भी उन्होंने ये रुपये वाली व्यवस्था अडेप्ट करी। इसमें 100 में विभाजन होता था, जैसे मतलब ये इसके पैसे होते थे, मतलब इसकी इकाई सबसे छोटी एक थी और ये मतलब 100 छोटी यूनिट का 1 रुपया बनता था। जो वर्तमान जो ब्रिटिश व्यवस्था जब तक आए उन्होंने भी इसी व्यवस्था को लागू रखा। ठीक है, अब देखो, अब कला एवं साहित्य में क्या किया। कला में वैसे तो खूब सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे सिक्के भी आ जाएंगे, इसके सराहें भी आ जाएंगी। ये सराहें इतनी मजबूत थी कि आज तक इनमें से कुछ विद्यमान है। ये सराहें शेरशाह सूरी की, सोच के देखो मतलब कितना टाइम हो गया, लगभग 500 साल हो गए। कुछ जगह आज भी वैसी की वैसी है। सबसे बढ़िया इसका बिहार में खुद का मकबरा है। कहाँ है बिहार में? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा। किसने बनवाया था ये? खुद नहीं बनवाया था, लेकिन इसका काम इस्लाम शाह के समय तक चलता रहा। कैसे बना हुआ है ये? कृत्रिम पानी की झील है, 122 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। कृत्रिम पानी की झील के अंदर है, कृत्रिम पानी की झील है। और कृत्रिम पानी की झील के अंदर चबूतरा है। मकबरा चबूतरों के ऊपर ही बना है लोधियों के समय से। और ये कैसा है? अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय। और इसकी निर्माण सामग्री क्या है? लाल बलुआ पत्थर या रेड रेड, लिखो लिखो, अष्टकोणीय है एक तो ये, और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। ठीक है, दूसरा और क्या बनवाया था? एक पंजाब में, आज का पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, वहां के खोखर और जाट थे, वो बार बार विद्रोह करते थे। जैसे एक फतेह फतेह सिंह जाट था, बार बार विद्रोह करता था। उनको शांत करने के लिए पाकिस्तान में रोहतासगढ़ का किला बनवाया, है ना। पंजाब में कौन सा किला बनाया? रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, और एक और इमारत है जो बार बार चर्चा में रहती है। मैं जब यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे से उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली में, यूपीएससी में जब मैं था, एएमजी खान साहब का बोर्ड था, मतलब बहुत बहुत ही शानदार जिसकी पर्सनैलिटी होती है ना, उन्होंने मुझे ये कहा, अच्छा कि आप ये बताओ कि दिल्ली में क्या सब्जेक्ट था आपका ग्रेजुएशन? मैंने हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री से। मुझे ये कहा, ये बताओ कि दिल्ली में पुरातात्विक महत्व की कौन कौन सी इमारतें हैं? मैंने सारी जितनी मैं याद थी सारी बता दी। कहा और बताओ, और बताओ। तो दिल्ली में एक पुराना किला, जिसकी आज सिर्फ चार दीवारी बची है, और वो बार बार चर्चाओं में रहता है। चर्चाओं में इसलिए रहता है कि जो भूमाफिया जैसे लोग हैं वो ये सोचते हैं काहे का पुराना किला है, करो ना इसको समतल और बनाओ यहाँ कुछ न कुछ। उन दिनों उस पुराने किले का पुनर्निर्माण चल रहा था, 2021 में फिर से चल रहा था। वो पुराना किला किसने बनाया? शेरशाह सूरी। तो दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली का, इसका एक एक दरवाजा है जिसको खूनी दरवाजा कहते हैं। इस पुराने किले की तो चार दीवारी, और ये बचा है। इस पुराने किले के अंदर उसने क्या बनवाया? एक 3 मंजिला इमारत बनाई, जिसको कहते हैं शेर मंडल। और उसी के ऊपर से हुमायूं उसी की सीढ़ियों से गिर के मरा था। शेर मंडल पुस्तकालय इसी के अंदर है, शेर मंडल, शेर मंडल शेरशाह सूरी ने बनाया, इसलिए 3 मंजिली इमारत है, आज भी सुरक्षित। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला, पुराना किला, और सासाराम में उसका मकबरा।
इन सब में सासाराम का उसका जो मकबरा है और दिल्ली का पुराना किला है ये इम्पोर्टेंट है। अब साहित्य में ज्यादा खुद की कोई ऐसी रुचि थी नहीं, तो साहित्य में क्या क्या काम हुआ? एक तो साहित्य में हुआ, अब्बास खां सरवानी था। अब्बास खां सरवानी ने क्या किया? सरवानी तारीख शेर शाही लिखी। और दूसरा देखो, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, और दूसरी रचना है कान्नावत मलिक मोहम्मद जायसी की। तो इसके दरबार से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना शेरशाह सूरी को कोई साहित्य कला से लेना देना था। ठीक है, उसकी तो एक कठोर शासक के रूप में छवि थी, साम्राज्य विस्तार करना उसका उद्देश्य था। तो उस लेकिन वो जो पद्मावत इंपॉर्टेंट है मलिक मोहम्मद जायसी की, वो इसके समय में लिखा गया था, है ना। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदी के सिलेबस में लगते थे ना तुम्हारे, जायसी, और इनका क्या है? पद्मावत। ये शेरशाह सूरी, चाहे अब ऐसा ही दे लेना, आरएएस दे लेना, चाहे आईएएस दे लेना, कंप्लीट तुम्हारा मन करे वो दे लेना।